भाग एक प्रस्तावना, बचपन और संघर्ष। 27 जुलाई 2015। शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का हॉल। एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर खड़ा है, आंखों में चमक, हाथ में माइक, और वह कह रहा है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अचानक वह गिर जाता है और पूरा भारत सन्नाटे में डूब जाता है। वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के 11वें राष्ट्रपति, देश के मिसाइल मैन, भारत रत्न और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। आज हम आपको उनकी जीवन यात्रा सुनाएंगे, एक छोटे से मछुआरे परिवार से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंचने की, संघर्षों से जूझते हुए सपनों को हकीकत में बदलने की, और अंत तक देश के लिए जीने की कहानी। यह है विंग्स ऑफ फायर, आग के पंखों पर उड़ते एक साधारण बच्चे के असाधारण सपनों की उड़ान। अध्याय 1, रामेश्वरम, जहां सपनों ने जन्म लिया। दक्षिण भारत का एक छोटा द्वीप रामेश्वरम। वर्ष 1931। समुद्र की लहरों से घिरा यह गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान साथ गूंजती थी। 27 अक्टूबर 1931 को यही जन्म हुआ अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे, लेकिन आध्यात्मिक और ईमानदार। माँ आशियम्मा धार्मिक, दयालु और त्यागमयी थी। घर में धन नहीं था, पर संस्कारों का खजाना था। कलाम लिखते हैं, मैंने गरीबी देखी, लेकिन कभी खुद को गरीब नहीं समझा। मेरे माता पिता ने मुझे ईमानदारी, आत्मसम्मान और मेहनत का अमूल्य धन दिया। अध्याय 2, संघर्ष का पहला सबक। बचपन से ही कलाम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। स्कूल जाने से पहले वे सुबह अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। गर्मियों की तपिश हो या बारिश, वे अखबार बांटते हुए यही सोचते, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी दौरान 3 लोग उनकी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। 1, पिता जैनुलाब्दीन, आध्यात्मिकता और सरलता के प्रतीक। 2, शिक्षक अयादुर्र सोलोमन, जिन्होंने उन्हें आत्मविश्वास दिया, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। 3, विज्ञान शिक्षक शिवसुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने विज्ञान के प्रति जुनून जगाया। अध्याय 3, उड़ान का सपना। स्कूल के बाद कलाम घंटों समुद्र किनारे बैठते, आकाश में उड़ते पक्षियों को देखते और मन ही मन कहते, क्या इंसान भी उड़ सकता है। यही सपना उन्हें आगे बढ़ाता रहा। हाई स्कूल के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया, लेकिन जल्द ही समझ गए उनका मन भौतिकी में नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग में है। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहां उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, अनुशासन और कड़ी मेहनत। एक बार उन्हें प्रोफेसर ने एक विमान मॉडल बनाने का काम सौंपा और समय सीमा बहुत कम दी। कलाम ने दिन रात मेहनत की, काम पूरा किया। प्रोफेसर ने कहा, तुम में कुछ खास है, यह याद रखना। अध्याय 4, संघर्षों के बीच आगे बढ़ना। मिट से निकलने के बाद कलाम को वैमानिकी विभाग में नौकरी मिली, लेकिन उनका सपना था पायलट बनना। उन्होंने भारतीय वायुसेना के पायलट टेस्ट में हिस्सा लिया। कड़ी मेहनत के बावजूद वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 का चयन हुआ। यह उनके जीवन का बड़ा झटका था। वे निराश होकर ऋषिकेश गए, जहां स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा, निराश मत हो बेटा, यह ईश्वर का संकेत है, तुम्हें एक और बड़ी उड़ान भरनी है। यही शब्द उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बने। रामेश्वरम का वह गरीब बच्चा अब इंजीनियर बन चुका था। सपनों ने उसे पायलट नहीं बनने दिया, लेकिन आसमान छूने का सपना अभी जिंदा था। आगे उसका सफर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने वाला था, जहां वह रॉकेट बनाएगा, उपग्रह छोड़ेगा और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यही से शुरू होती है आग के पंखों की असली उड़ान। अगले भाग में इसरो में अब्दुल कलाम का आगाज और भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण। भाग 2, इसरो में करियर की शुरुआत और भारत का अंतरिक्ष स्वप्न। विफलता, यह वह शब्द है जो हमें तोड़ सकता है या बना सकता है। अब्दुल कलाम के लिए यह शब्द उनकी ताकत बन गया। पायलट बनने का सपना टूटा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, अगर मैं खुद उड़ नहीं सकता, तो मैं अपने देश को उड़ाऊंगा। यह दृढ़ निश्चय उन्हें ले गया भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम तक, जहां उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका सपना भारत को अंतरिक्ष में ले जाने वाला था। अध्याय 5, INCOSPAR और भारतीय अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत। 1960 का दशक। भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन विज्ञान और तकनीक में बहुत पीछे था। देश में गरीबी, बेरोजगारी, तकनीकी पिछड़ापन, सब कुछ था।
इन्हीं दिनों डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ने एक युवा इंजीनियर को बुलाया। वो युवा थे अब्दुल कलाम। कलाम ने INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में काम शुरू किया। पहली बार उन्होंने रॉकेट देखा, रॉकेट को छुआ और सोचा, यही मेरा भविष्य है। अध्याय 6, नासा की यात्रा और सीख। 1962 में कलाम को अमेरिका भेजा गया, नासा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में। वहां उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक देखी, रॉकेट लॉन्च देखे। लेकिन एक बात उनके दिल में चुभी, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। वापस आकर उन्होंने ठान लिया, भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। अध्याय 7, तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और पहला प्रयास। भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल के तुम्बा में स्थापित हुआ। समुद्र किनारे एक पुराना चर्च प्रयोगशाला बना और पास का शेड वर्कशॉप। कर्मचारी साइकिलों और बैलगाड़ियों पर रॉकेट के पुर्जे लाते। कलाम कहते थे, हमारे पास साधन कम थे, लेकिन आत्मविश्वास असीमित था। 1963 में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। यह छोटा कदम था, लेकिन भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव रख चुका था। अध्याय 8, SLV-3, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान। 1970 का दशक। अब लक्ष्य था स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाना। इस मिशन का नेतृत्व सौंपा गया अब्दुल कलाम को। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। संसाधन कम, तकनीक नई और समय सीमा कड़ी। टीम दिन रात काम करती। असफलताएं भी आईं। 1980 में पहला प्रयास विफल हुआ। कलाम ने टीम को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, विफलता तब तक नहीं होती जब तक आप कोशिश करना बंद न करें। 1980 में ही दूसरा प्रयास सफल रहा। रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। भारत ने पहली बार अपने रॉकेट से उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाया। पूरा देश गर्व से भर उठा। अध्याय 9, विक्रम साराभाई और सत्येंद्रनाथ बोस जैसे गुरुओं का प्रभाव। कलाम अक्सर कहते थे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। अगर विक्रम साराभाई जैसे नेता और वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन नहीं होता, तो मैं यह सफर पूरा नहीं कर पाता। विक्रम साराभाई के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका विश्वास था, अगर हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो हमें विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा। कलाम ने इस विचार को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब भारत अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका था। तुम्बा के चर्च से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर, यह केवल तकनीक की जीत नहीं थी, यह सपनों की जीत थी। अब्दुल कलाम अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे, वे भारत की महत्वाकांक्षा के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, जब उन्हें हथियारों के निर्माण और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगले भाग में DRDO मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल मैन बनने की कहानी। भाग 3, DRDO मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल मैन बनने की कहानी। कभी वह बच्चा था जो आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर सपना देखता था, इंसान को भी उड़ना चाहिए। आज वही बच्चा अब वैज्ञानिक बन चुका था, जिसने भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया था। लेकिन इतिहास में उनका नाम केवल अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में नहीं लिखा जाने वाला था। अब उनकी यात्रा का अगला पड़ाव था, भारत को ऐसी शक्ति देना जो देश की सुरक्षा को अटूट बना दे। यहीं से शुरू हुई अब्दुल कलाम की मिसाइल यात्रा। तारांकिन। अध्याय 10, DRDO में वापसी और नई चुनौतियां। इसरो में सफलता के बाद 1982 में कलाम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में बुलाया गया। अब उनका मिशन था, भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। उस दौर में भारत हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था। कलाम का मानना था, जो देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। अध्याय 11, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। 1983 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। इस प्रोग्राम का नेतृत्व सौंपा गया अब्दुल कलाम को। इस योजना के तहत 5 प्रमुख मिसाइलों का विकास होना था। 1. पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। 2. त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 3. आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 4. नाग टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल। 5. अग्नि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अध्याय 12, चुनौतियां और आलोचनाएं। शुरुआत आसान नहीं थी। संसाधनों की कमी, तकनीकी ज्ञान की सीमाएं,
विदेशी सहयोग का अभाव और सबसे बड़ी चुनौती देश के भीतर से आने वाला अविश्वास। कई लोग कहते थे भारत मिसाइल नहीं बना सकता, यह सब असंभव है। कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया, हम असंभव को संभव बनाएंगे। यह केवल विज्ञान का मिशन नहीं है, यह देश का सम्मान है। अध्याय 13 अग्नि का उदय। 1989 भारत ने अपनी पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल परीक्षण किया। पूरा देश झूम उठा। कलाम उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, जब अग्नि आसमान में गई, मुझे लगा जैसे मेरे सपनों ने पंख पा लिए हों। इसके बाद पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलों ने भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाई दी। अध्याय 14 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन सफलताओं के बाद अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक प्रेरक नेता थे। उनका नेतृत्व शैली थी, मैं अपनी टीम की असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता हूं और सफलता का श्रेय टीम को देता हूं। यही कारण था कि उनकी टीम उन्हें अपना मार्गदर्शक, मित्र और पिता समान मानती थी। अध्याय 15 पोखरण परमाणु परीक्षण और वैश्विक संदेश। 1998 भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। अब्दुल कलाम इस ऐतिहासिक मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक थे। यह परीक्षण न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने दुनिया को संदेश दिया, भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। एक मछुआरे का बेटा अब भारत का मिसाइल मैन बन चुका था। उसने साबित कर दिया, सपनों को सच करने के लिए पैसे नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। लेकिन उनकी यात्रा यही नहीं रुकी। अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली थी, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भी प्रेरणा बांटने की। अगले भाग में राष्ट्रपति बनने तक का सफर और युवा पीढ़ी के लिए उनका संदेश। भाग 4 राष्ट्रपति बनने तक का सफर और युवा पीढ़ी के लिए उनका दृष्टिकोण। एक वैज्ञानिक जिसने अपना पूरा जीवन प्रयोगशालाओं में बिताया, जो तकनीक से भारत की रक्षा को अजेय बना चुका था, अब उसे एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली थी जहां न केवल विज्ञान बल्कि पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करना था। यह सफर था अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने का, और यह सफर दिखाता है कि एक साधारण इंसान अपनी मेहनत और मूल्यों से देश का जनप्रिय राष्ट्रपति कैसे बनता है। अध्याय 16 विज्ञान से समाज सेवा की ओर। मिसाइल कार्यक्रमों की सफलता के बाद अब्दुल कलाम का कद राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ चुका था। वे केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि प्रेरक वक्ता और विचारक के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए थे। वे कहते थे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो विज्ञान को समाज के हित में लगाना होगा। उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और तकनीकी नवाचार पर काम शुरू किया। अध्याय 17 राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। 2002 में जब भारत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे, तब एक नाम हर तरफ गूंजा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके नाम पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई, क्योंकि वे राजनीति से ऊपर थे। वे एक वैज्ञानिक, एक देशभक्त, एक प्रेरणा स्रोत थे। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अध्याय 18 जनता के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन का माहौल बदल गया। जहां पहले औपचारिकता और प्रोटोकॉल हावी थे, वहां अब सादगी और खुलापन था। कलाम बच्चों से मिलते, उनसे सवाल पूछते, उनके सपनों को सुनते। वे कहते थे, अगर आप मेरे राष्ट्रपति काल को आंकना चाहते हैं, तो इसे देखें कि मैंने कितने युवाओं को प्रेरित किया। वे अक्सर गांवों और स्कूलों का दौरा करते, छात्रों को विज्ञान, तकनीक और नैतिकता पर भाषण देते। अध्याय 19 भारत 2020 उनका सपना। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, इंडिया 2020, जिसमें उन्होंने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा दी। उनकी सोच थी, संसाधन हमारे पास हैं, क्षमता हमारे पास है, बस हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस चाहिए। अध्याय 20 नेतृत्व का अनोखा तरीका। कलाम का नेतृत्व हमेशा प्रेरणादायी रहा। वे कहते थे, नेता वह है जो असफलता की जिम्मेदारी खुद ले और सफलता का श्रेय टीम को दे। यह सिद्धांत उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी निभाया। वे आलोचनाओं से नहीं डरते थे और न ही पद की चमक दमक को अपने जीवन में हावी होने देते थे। एक गरीब मछुआरे का बेटा, जो कभी अखबार बांटकर पढ़ाई करता था, अब भारत का राष्ट्रपति बन चुका था। लेकिन उनके लिए यह पद नहीं, बल्कि सेवा का अवसर था। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वे कहते रहे, मेरा असली काम है युवाओं को सपने दिखाना और उन्हें पूरा करने की ताकत देना।
उनका अगला मिशन था भारत के हर कोने में जाकर बच्चों से मिलना, उन्हें प्रेरित करना और उनके अंदर वह आग जगाना जो उन्हें महान बनाए। अगले भाग में राष्ट्रपति पद के बाद का जीवन, युवाओं के लिए समर्पण और अंतिम क्षण तक काम करते रहने की कहानी। भाग 5, अध्याय 21, अग्नि का उद्यह, भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान। 1980 के दशक में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपनी सुरक्षा और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता थी। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य शक्ति और पश्चिमी देशों पर निर्भरता ने भारत को चिंतित कर दिया था। ऐसे समय में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) का नेतृत्व सौंपा गया। IGMDP का उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अपने दम पर आधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस करना। इसमें 5 प्रमुख मिसाइल परियोजनाएं शामिल थीं: पृथ्वी, भूमि से सतह तक मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नाग, एंटी टैंक मिसाइल और अग्नि, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। कलाम ने इन परियोजनाओं को वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम के रूप में संचालित किया। उनका नेतृत्व शैली अनूठा था, वे कभी आदेश देने वाले अधिकारी नहीं थे, बल्कि टीम के साथी की तरह काम करते थे। वे मानते थे, नेतृत्व का मतलब है अपनी टीम पर विश्वास करना, उन्हें असफल होने की स्वतंत्रता देना और सफलता का श्रेय उन्हें देना। 1989 में जब अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, तो यह भारत की रक्षा तकनीक के इतिहास का स्वर्णिम क्षण बन गया। यह सिर्फ एक मिसाइल की उड़ान नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की उड़ान थी। अध्याय 22, असफलता से सफलता तक का सफर। मिसाइल परीक्षणों में कई बार विफलताएं भी आईं। त्रिशूल और नाग परियोजनाओं ने शुरुआती दौर में कई बार निराश किया। मीडिया और राजनीतिक वर्ग ने आलोचना की बौछार कर दी, लेकिन कलाम ने अपनी टीम को हमेशा यही कहा, असफलता सिर्फ आपको बेहतर बनने का मौका देती है, यह दिखाती है कि आपको कहां सुधार करना है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि विज्ञान में सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी टीम की असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेना और सफलता का श्रेय पूरी टीम को देना। अध्याय 23, विजन 2020, भारत का भविष्य का सपना। 1990 के दशक में जब भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था, कलाम ने एक बड़ा सपना देखा, भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ रक्षा तकनीक में मजबूत होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें विज्ञान, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उनकी पुस्तक इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम ने देश भर के युवाओं को प्रेरित किया। इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अगर हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा और अपने युवाओं की शक्ति को जगाना होगा। अध्याय 24, राष्ट्रपति बनने तक का सफर। 2002 में जब डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया, तो पूरा देश गर्व से झूम उठा। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो न तो राजनीतिज्ञ थे और न ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे। वे जनता के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए उन्होंने प्रोटोकॉल से अधिक युवाओं से संवाद को महत्व दिया। वे अक्सर स्कूल कॉलेजों में जाते, छात्रों से कहते, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनकी सादगी और सहज व्यक्तित्व ने उन्हें हर भारतीय के दिल में जगह दिलाई। अगले भाग में राष्ट्रपति काल की प्रमुख घटनाएं, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद का जीवन, युवाओं के लिए उनका योगदान और अंत में उनकी प्रेरणादायक मृत्यु की कहानी। भाग 6, भारत के राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति बनने का सफर। 2002 का वर्ष भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। एपीजे अब्दुल कलाम, जो अब तक एक वैज्ञानिक, शिक्षक और दूरदर्शी के रूप में पहचाने जाते थे, अब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। यह निर्णय न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी एक सुखद आश्चर्य था। कलाम साहब राजनीति से दूर रहते हुए भी इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें विभिन्न दलों का समर्थन मिला। यह अपने आप में दुर्लभ था कि कोई वैज्ञानिक बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के इस पद तक पहुंचे। 1. राष्ट्रपति भवन में प्रवेश, लेकिन आम आदमी का दिल बनाए रखा। 25 जुलाई 2002 को जब अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली,
तो राष्ट्रपति भवन के गलियारों में विज्ञान की सरलता और मानवीयता का मेल हुआ। उन्होंने प्रोटोकॉल की औपचारिकताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोला। बच्चों से मिलना उनका सबसे प्रिय कार्य बन गया। वे कहते थे, अगर आप मेरे दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो मुझे बच्चों से जोड़िए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों में जाना नहीं छोड़ा। जहां भी जाते, छात्रों को प्रेरित करते, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। 2. राष्ट्रपति पद का नया दृष्टिकोण। कलाम जी ने राष्ट्रपति की भूमिका को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा। वे सक्रिय रूप से समाज और युवाओं से जुड़े रहे। उन्होंने विजन 2020 पर जोर दिया, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उनका सपना था। किसानों, वैज्ञानिकों, सैनिकों, छात्रों, हर वर्ग से उन्होंने संवाद बनाए रखा। वे कहते थे, राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिक महान सोच रखते हैं। 3. चुनौतियों के बीच सकारात्मक नेतृत्व। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान देश कई महत्वपूर्ण घटनाओं से गुजरा। संसद हमले का ट्रायल, कावेरी जल विवाद, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना, इन सभी पर उन्होंने संवैधानिक गरिमा के साथ निर्णय लिए। लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों पर उनका जोर हमेशा याद किया जाएगा। वे कहते थे, नेता वह नहीं जो केवल आदेश दे, बल्कि वह है जो लोगों के सपनों को साकार करे। 4. जनता के राष्ट्रपति। उनका जीवन शैली इतनी सरल थी कि लोग उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहने लगे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे विलासिता से दूर रहे। उनका दिन योग, भजन और पढ़ाई से शुरू होता था। बच्चों से मुलाकात के दौरान उनका चेहरा खिल उठता था। 5. कार्यकाल का समापन और अमर संदेश। 2007 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो वे राजनीति में बने रहने के बजाय अपने पहले प्यार, शिक्षा और युवाओं के मार्गदर्शन की ओर लौट गए। उन्होंने कहा, मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक बनकर ही मैं भारत को विकसित देखना चाहता हूँ। अगले भाग 7 में हम जानेंगे उनका आखिरी सफर, अंतिम क्षण, उनकी मृत्यु, और कैसे उनकी सोच आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। उड़ान की ऊंचाइयां और अंतिम यात्रा। अब्दुल कलाम का जीवन जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनका प्रभाव और योगदान और भी बढ़ता जा रहा था। 2007 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्होंने खुद को कभी विश्राम नहीं दिया। उनके लिए जीवन का मतलब ही था सीखना, सिखाना और प्रेरित करना। वे अक्सर कहते थे, अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखो। 1. छात्रों के बीच अनंत यात्रा। राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद कलाम ने अपने आप को फिर से छात्रों के बीच समर्पित कर दिया। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में जाते, लेक्चर देते, युवाओं से बात करते। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और यदि उन्हें सही दिशा, प्रेरणा और आत्मविश्वास मिल जाए, तो भारत को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उनकी किताबें जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टारगेट 3 बिलियन युवाओं में क्रांति लाने वाली साबित हुई। 2. नेतृत्व का अनोखा दृष्टिकोण। कलाम हमेशा कहते थे कि नेता वह होता है जो पहले अपने साथियों का श्रेय आगे रखता है और विफलता आने पर उसे खुद स्वीकार करता है। उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन में यह सिद्धांत अपनाया और राष्ट्रपति रहते हुए भी इसे निभाया। उनका नेतृत्व, सेवक नेतृत्व, सर्वेंट लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां नेता खुद को जनता का सेवक मानता है, न कि शासक। 3. अंतिम दिन, ज्ञान देते देते विदा। 27 जुलाई 2015 का दिन था। कलाम मेघालय के शिलोंग स्थित IIM में एक व्याख्यान देने पहुंचे थे। उनका विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, एक रहने योग्य ग्रह का निर्माण। लेक्चर शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद वे मंच पर गिरे। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस तरह उन्होंने जिस काम को जीवन भर किया, यानी ज्ञान बांटना, उसी को करते करते वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम यात्रा में देश भर से लोग उमड़ पड़े। हजारों छात्र, वैज्ञानिक, आम नागरिक, सबके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में गर्व भी था कि उन्होंने भारत को एक ऐसा नायक दिया जिसने अपनी सादगी, ईमानदारी और सपनों से राष्ट्र को दिशा दी। 4. विरासत जो सदैव जीवित रहेगी। अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों, कठिन परिस्थितियों और तमाम चुनौतियों के बावजूद यदि किसी के भीतर सपने देखने का साहस है और उन सपनों को पूरा करने की लगन है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है।
उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया कि भारत केवल तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व भी कर सकता है। समापन एक प्रेरक युग का अंत नहीं, शुरुआत है। कलाम आज हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनकी सीख हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। वे कहते थे, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देता। यही उनके जीवन का संदेश है, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और अपने सपनों को सच करने में जुट जाओ। इस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन गाथा हमें यह दिखाती है कि एक साधारण मछुआरे का बेटा भी मिसाइल मैन बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और पूरे विश्व का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। उनकी यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा कर्मयोगी कभी नहीं मरता, वह अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपनी प्रेरणा में सदैव जीवित रहता है।